नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में और मैं जय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्वत, मैदान, पठार, तट और द्वीप से संबंधित जुड़े हुए कुछ हम फिगर वाइज अध्ययन करेंगे जिससे हमको आसानी से याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे निकल के आते हैं जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पर्वत का अध्ययन करेंगे जो भारत के उत्तरी भाग में फैला है, उसके बाद मैदान, पठार और उसके बाद क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पर्वत के बारे में। तो हम पहले पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्वत क्या होता है? पर्वत वो होता है जो पृथ्वी का ऊंचा हुआ भाग होता है अनियमित रूप से, और यह भी प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी की घटना, वैसे ही पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भारत के उत्तर में फैला विशाल हिमालय विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है और सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत में भी स्थित है और कुछ मात्रा में अन्य देशों में स्थित है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भारत का उत्तर में स्थित हिमालय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो ये 4 भागों में बांटा गया है किसको? हिमालय को। तो सबसे इनको याद करने का सबसे पहला तरीका है ये जो सबसे इसको अलग रखना है और 3 को अलग रखना है। तो जो ये पहला वाला है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और इसकी खासियत क्या है कि यह सबसे प्राचीन है। इनके निर्माण से पहले ये इसका निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है कि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह किस पर्वत में है, तो ट्रांस हिमालय में यहाँ पे K2 इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन यह अभी कहाँ है? POK। तो ये वाला क्षेत्र जो है POK कहलाता है और ये वाला क्षेत्र LOC कहलाता है। ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के हिस्सा है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के यहाँ पे कब्जा है। और ये वाला जो हिस्सा चीन के पास है इसे बोलते हैं अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये वाला POK के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत। तो ये वाली सीमा को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये वाली जो सीमा बनती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक ना? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है K2, भारत की ऊंची चोटी। इसके अंतर्गत लद्दाख है और अस्कर की जो चोटी है इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना? अब इसके बाद जो आता है वह आता है बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय और निम्न हिमालय। इनके अन्य नाम है। तो ये आप 3 याद करिए। एक पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद आ जाएगा आपका बृहत हिमालय। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। जैसे माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो सिक्किम में है, वर्तमान भारत की स्थिति में पूछा जाए तो कंचनजंगा है। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है विश्व की? एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ठीक ना? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर या 8850 मीटर भी कहीं कहीं मिलेगा। और जो भारत की यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछता है, तो जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो सिक्किम कंचनजंगा है। और ये पूछे कि भारत की ऊंची चोटी है तो K2 जो कि POK में, अभी वर्तमान में कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8595 मीटर। और जो ये K2 है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। ठीक ना? और ये कंचनजंगा जो वर्तमान भारत में है। इसके और बृहद हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा, काराकोरम और अन्य श्रेणियां भी, नागा पर्वत जैसे विशाल श्रेणियां बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक ना? और जो ये ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय जो अलग होता है उसे कौन सी रेखा अलग करती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसे बोलते हैं इंडो सांगपो सचल जोन।
ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय इसके माध्यम से अलग होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। बृहद हिमालय से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। सबसे बड़ी सबसे ऊंची श्रेणियां हैं। इसकी औसतन ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, 6000 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई, ठीक। और इसकी चौड़ाई जो है 120 से 180 किलोमीटर है। तो सबसे बृहद हिमालय यही है जो दूसरे नंबर पे है। उसके बाद लघु हिमालय और उसके नीचे है शिवलिक हिमालय या निम्न हिमालय। लघु हिमालय और उसके बाद इसे बोलते हैं, इसको नाम शिवलिक हिमालय ही बोला जाता है, एग्जाम में शिवलिक नाम से ही आता है। और इसे जो बृहद हिमालय है इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, बृहद हिमालय, ठीक। तो ये जो शिवलिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि यह सबसे भारत के सबसे नज़दीक और यह दक्षिणतम, मतलब सबसे लास्ट का पर्वत है शिवलिक, और सबसे नवीन, इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है इन चारों श्रेणियों में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और लघु हिमालय जो बृहद हिमालय से लघु हिमालय अलग होता है, जैसे इंडो सांको द्वारा ये दो, और उसके बाद जो बृहद और लघु इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा बृहद हिमालय से लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय इसके द्वारा अलग होते हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए अब इनको, ये वाला तो सिस्टम में बांटा गया है, और इनको नदियों के आधार पर भी, यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से गंगा नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र, अनेक नदियाँ निकलती हैं उत्तर भारत में। यहाँ पे सतलज, काली, तिस्ता, ये सभी नदियाँ निकलती हैं। तो इनकी नदियों के आधार पर 4 भागों में इन्हीं नदियों के आधार पर भी बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है और यहाँ पे सतलज, तो इनके बीच की जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इसके बाद जो सतलज से काली नदी का क्षेत्र है उसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसकी जो लंबाई सबसे कम है 320 किलोमीटर। और जो ये काली नदी से तिस्ता नदी, यहाँ पे तिस्ता नदी पड़ती है, उसके बीच के क्षेत्र को बोला जाता है नेपाल, क्योंकि यह अधिकतर क्षेत्र नेपाल में, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा 800 किलोमीटर है। और ये तिस्ता नदी से सांगपो या ब्रह्मपुत्र के नाम से जिसे जाना जाता है उसे बोलते हैं असम हिमालय, यह असम के क्षेत्र में, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। तो यह हो गए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न। अब इसके बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, अब आते हैं मैदान में। मैदान से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो मैदान यहाँ पे जो ये जस्ट हिमालय के नीचे का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है उत्तर का विशाल मैदानी, जो कि पंजाब से लेके असम तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है, ठीक ना। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे जो क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है जो ये विशाल मैदान है। कौन कौन से भाग हैं? तो इसके जो विभिन्न भाग हैं, तो ये जो हिमालय की तलहटी है इसे बोलते हैं भाबर प्रदेश, और इसमें क्या है, कंकड़ पत्थर ज़्यादा है ये वाले क्षेत्र में। उसके बाद जो क्षेत्र पड़ता है इसे बोलते हैं तराई, इसमें दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे नदियाँ ज़्यादा दिखती हैं, ठीक ना। और उसके बाद का जो क्षेत्र है ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो इसको दो, जलोढ़ मिट्टी है तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, बांगर और खादर। इनको समझिए, जो ये पहले नदियाँ बहती थी काफ़ी लंबी चौड़ाई इनकी ज़्यादा थी, अब वर्तमान में इनकी स्थिति ये है। तो जो ये क्षेत्र है ये बांगर, क्योंकि बाढ़ का पानी इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, तो ये जो पुराने क्षेत्र हैं इनको बांगर, यहाँ कंकड़ ज़्यादा मिलते हैं, और जो ये क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ है इसे बोलते हैं खादर। तो इसको बांगर खादर में विभक्त कर सकते हैं। तो यहाँ प्राथमिकता क्या है, जलोढ़ मृदा। तो 4 भागों में विभक्त है, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक ना। तो मैदान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न बन जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है पठार। पठार से कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है विंध्याचल पर्वत, जो दक्षिण भारत को और उत्तरी भारत को अलग करती है। यहाँ पे है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ठीक ना। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसका नाम है माउंट आबू की गुरु शिखर। गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है।
अब इस नीचे चलेंगे जब, ये विंध्याचल पर्वत पड़ता है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यहीं पे है सतपुड़ा रेंज, ये वाला, जिसके ऊपर नर्मदा और नीचे ताप्ती नदियाँ बहती हैं। इन दोनों के बीच को कहते हैं सतपुड़ा रेंज, ठीक ना। ये यहाँ छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है यहीं पे पड़ जाता है। इसी के अंतर्गत 2 श्रेणी पड़ती हैं, महादेव और मैकाल। तो महादेव के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी जो है वो आती है धूपगढ़। धूपगढ़ यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पड़ जाती है मध्य भारत की, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह महादेव के अंतर्गत है। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसे बोलते हैं अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। यहीं पे पड़ जाता है झारखंड के एरिया में छोटा नागपुर का पठार, जो कुछ मात्रा में मेघालय में है, जिसे शिलांग के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक ना। तो और यहाँ पे पड़ जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में दक्कन का पठार। तो इससे ये जो झारखंड का पठार है इसे बोला जाता है भारत का रूर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें खनिज संपदा की दृष्टि से यह सर्वाधिक संपन्न है, इसलिए इसे भारत का रूर कहा जाता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। और यही यहाँ मेघालय तक फैला हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पे है गुजरात की इसमें गिर की पहाड़ियाँ, जिसमें विश्व प्रसिद्ध शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिरी की पहाड़ियाँ गुजरात में पड़ जाती हैं, ठीक ना। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। अब कुछ इनसे अन्य चोटियाँ भी हैं जो कि दक्षिण भारत में है, उसको हम पहले अब तट के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो ये गुजरात से कन्याकुमारी, कहाँ तक? ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसकी कुल लंबाई जो है वो पड़ती है 1600 किलोमीटर। तो इसको 2-3 भागों में विभक्त किया गया है। आइए जानते हैं। तो यहाँ से गुजरात से, और जो ये गोवा का क्षेत्र है, गुजरात से गोवा, ध्यान रखिएगा, गुजरात से गोवा का जो क्षेत्र पड़ता है इसे बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट बोलते हैं। और जो गोवा से यहाँ पे कर्नाटक में मंगलुरु पड़ता है, मंगलुरु, यहाँ तक के क्षेत्र को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़, ठीक। और जो ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है इसे बोला जाता है मालाबार, मालाबार तक, ठीक। इसी तरह यह हो गया पश्चिमी क्षेत्र। इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, औसतन ऊंचाई इधर की 1200 मीटर है। इसीलिए अधिकतर नदियां जो हैं तो पश्चिम की ओर नहीं पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक ना। यहाँ ऊंचाई ज़्यादा पड़ जाती है। अब इधर भी बांटा गया है। तो कन्याकुमारी से ये जो क्षेत्र है बंगाल का अंतिम छोर तक, यहाँ तक बांटा गया है। तो कन्याकुमारी से सबसे पहले कृष्णा नदी के मुहाने तक का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तक, ठीक। और जो कृष्णा नदी के मुहाने से गोदावरी का क्षेत्र है इसे बोलते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा तट, ठीक। और जो गोदावरी के मुहाने से अंतिम छोर बंगाल वाला है इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो इनको इस तरह बांटा गया है। अब जो ये यहाँ पे पश्चिमी तट की पहाड़ियाँ और ये पूर्वी तट की पहाड़ियाँ जहाँ पे मिलती हैं इसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। कौन सी है? तो इसको बोलते हैं नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोडा बेटा। कितनी है उसकी ऊंचाई? इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक ना। और इसी के जस्ट नीचे नीलगिरी के दक्षिण भाग में यहाँ पे पड़ता है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे जो ऊंची चोटी पूछी जाती है उसे बोलते हैं अनईमुदी। तो इसकी ऊंचाई है 2695
मीटर, ठीक ना। तो यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की है, ठीक ना। तो यह पूछा जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामलाई की अनाई मुदी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा 2637 मीटर यहाँ पे पड़ जाते हैं। ये कुछ तट से संबंधित क्वेश्चन जो निकल के आते हैं। हमने इसके पहले भी इंडियन ज्योग्राफी से पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, उनको भी जरूर देखें क्योंकि उनमें इनसे पहले की बातें हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है वह है द्वीप। तो ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो और इसे बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर। तो बंगाल के जो क्षेत्र है यहाँ पे पड़ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पे पड़ जाता है लक्षद्वीप। यहाँ पे है एक पड़ोसी देश मालदीव, ठीक ना। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में, तो इधर कुल 247 द्वीप पड़ते हैं, 247 नहीं, 204 द्वीप इस वाले क्षेत्र में पड़ते हैं और 43 द्वीप अरब सागर में पड़ते हैं, लक्षद्वीप सहित, ठीक ना। तो 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, टोटल हो जाते हैं 247 द्वीप। भारत में कितने द्वीप हैं, 247 द्वीप हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है उसे बोलते हैं सैंडल पीक, सैंडल पीक, ठीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। इससे 2-3 क्वेश्चन और निकलते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं, क्या क्या है, बैरन द्वीप है यहाँ पे जिसमें से ज्वालामुखी सक्रिय है, और एक है नारकोंडम। तो ये जो एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है यह बैरन द्वीप है, और जो नारकोंडम है यह सुसुप्त अवस्था में है, जब कभी भी सक्रिय हो सकता है। तो ये भी आपको दोनों को याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और जान लेना आवश्यक है कि यहाँ पे जो ये मालदीव है और यहाँ पे भारत का एक मिनी कोय है, तो यहाँ इन दोनों के बीच कौन सा चैनल गुजरता है, 8 डिग्री, और मिनी का से लक्षद्वीप के बीच का जो चैनल है उसे बोलते हैं 9 डिग्री। और ये जो एक कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, छोटा निकोबार और जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार को 2 भागों में जो एक रेखा बांटती है उसे बोलते हैं 10 डिग्री। तो अंडमान निकोबार से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये होते हैं अरब सागर, इधर है 43 द्वीप, ठीक ना। तो यह द्वीप से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप हमारे जो पिछले 2 वीडियो उनको भी जरूर देखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।